नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर एक अध्यक्ष मिल गया और 127 साल के इतिहास में दूसरी बार एक दलित पार्टी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए। खड़गे 7,897 वोट लेकर चुनाव जीत गए हैं। वहीं शशि थरूर को 1,027 वोट हासिल हुए। थरूर ने ट्विटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी और कहा कि इससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि उनकी भूमिका अब पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां आसान नहीं हैं। सुबह 10 बजे से दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतगणना शुरू हो गई थी। पार्टी मुख्यालय में एक बेचैनी का माहौल नजर आया। हालांकि खड़गे की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन शशि थरूर को भी कमजोर नहीं समझा जा रहा था। लेकिन मतगणना में खड़गे को 7,897 वोट मिले तो शशि थरूर को 1,027 वोट ही हासिल हुए। कैसी बात करते हैं आप? उन्हीं लोग मांग रहे थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो घबराए हुए हैं कि हमको बाद में विक्टिमाइज किया जाएगा। इसकी वजह से तो सबको साथ में लेके सब मिक्स किया गया और आप कंप्लेन कर रहे हो। उन्हीं की वजह से सब स्टेट का सब बैलेट मिक्स किए गए, जिसे पता न चले कौन से स्टेट में से किसने कितने वोट दिए। अब आप बता रहे स्टेट वाइज वो मांगा था, किसी ने स्टेट वाइज हमारे पास से नहीं मांगा। 9,000 डेलीगेट्स ने अध्यक्ष का चुनाव किया था। खड़गे ने 6,825 वोटों से शशि थरूर को हराया। हालांकि थरूर गुट ने खड़गे को पत्र लिखकर यूपी में मतदान के दौरान धांधली का आरोप लगाया था। इस पत्र में लिखा था कि हमारे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जानकारी है कि उनके समर्थक उत्तर प्रदेश में चुनावी धांधली में किस तरह से लिप्त रहे। ये भी लिखा गया कि यूपी में मतदान पेटी की अधिकारी के बजाय अनाधिकृत सील से सीलबंद किया गया, जो सही नहीं था। हालांकि जीत का अंतर देखते हुए ये आरोप बहुत मायने नहीं रखते और शशि थरूर ने हार स्वीकार कर खड़गे को ट्वीट कर बधाई दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि इससे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा। पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए, मेरे साथ निकले और हर जगह में, जैसे अब आज भी देखते हैं, मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी का असली गुरूर। वहीं मतगणना के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे के आवास पर पहुंची और उन्हें जीत की बधाई दी। 24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस की कोटरी ने गद्दी से उतार दिया था। बाबू जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। खड़गे ने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया कि गांधी परिवार से पार्टी के फैसलों को लेकर सलाह मशविरा करते रहेंगे। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ
कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनावी धांधलियों को लेकर कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति इन शिकायतों का संज्ञान लेगी। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आंतरिक लोकतंत्र है और चुनाव कराए जाते हैं। As far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress president, and we will have a new Congress president, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब खड़गे ही पार्टी में उनकी भूमिका तय करेंगे। Congress president will decide what my role is and how I am to be deployed. No supplementary, please. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as, Bhaiya, can you just move a bit to the side so I can see the lady? बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर पद संभालते ही जिम्मेदारियों का बोझ है। सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और गुजरात में कांग्रेस घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने चुनावी सभा बांध लिया है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जान लड़ाकर चुनाव लड़ती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी कांग्रेस कार्य समिति और दूसरी अहम समितियों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ही कांग्रेस में बदलाव का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। लेकिन खड़गे G3 यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका यानी गांधी परिवार की भी पसंद हैं, तो उन्हें G23 ने भी समर्थन दिया है। बावजूद इसके खड़गे के सामने पार्टी के नेताओं को एकजुट करना भी बड़ी चुनौती है। अब तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी परिवार के नाम पर जुट जाया करते थे, लेकिन अब खड़गे के लिए अपना इकबाल कायम करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति निष्ठा के नाम पर मलाई खाने वाले खड़गे को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। इनसे निपटने के बाद 2024 के आम लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने और अमल कराने की जिम्मेदारी भी खड़गे पर ही होगी। लेकिन इतना तय है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराकर बीजेपी आरएसएस के नैरेटिव को कांग्रेस ने हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है। कांग्रेस पर गांधी नेहरू परिवार का जो भी संगठन होने का आरोप लगता रहा है, साथ ही कांग्रेस ने दूसरे राजनीतिक दलों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की दबाव बढ़ा दिया है। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज। जश्न की ये तस्वीरें और खड़गे के हाथों में अब कप्तानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। शशि थरूर को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल ही गया। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़गे की जीत का जश्न की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी और खड़गे के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। जीत के बाद खड़गे से मिलने के लिए सचिन पायलट, गौरव गोगोई, तारिक अनवर जैसे नेता पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक करियर को लेकर अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उनकी उम्र 80 साल और कई दशकों से वो सक्रिय राजनीति में हैं। खड़गे को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। खड़गे कर्नाटक के बीदर से आते हैं। उन्होंने BA और LLB की पढ़ाई की है और पेशे से वकील भी रह चुके हैं। तो खड़गे के हाथों में कप्तानी, इसी विषय को लेकर आज हम लोकतंत्र में चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता BJP। हमारे साथ ओंकार नाथ सिंह जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस। हमारे साथ विनेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह, आप राजनीतिक चिंतक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में।
हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले ओंकार जी, आपको बहुत बहुत बधाई नए अध्यक्ष के लिए। धन्यवाद जी, डिबेट को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे साथ पैनल में 3 और लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आज कांग्रेस को बधाई मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़े लोकतंत्र का यह पर्व है और हम सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर चुनाव हुआ है और चुनाव ये हमेशा इसी तरह से होता है। जब सोनिया गांधी जी 20-22 साल तक रहे तब भी चुनाव होते थे, लेकिन वो सर्वसम्मत से हो जाते थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, पहले 2 साल में चुनाव होते थे, उसके पहले आजादी पहले 1-1 साल पर चुनाव होते थे, अब 5 साल पर चुनाव होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमेशा चुनाव में नई मेंबरशिप बनती है और जो ये जिले में मेंबरशिप बनते हैं, इसके लिए एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी होती है जो हर राज्य में एक पीआरओ नियुक्त करती है। उसकी सहायता के लिए 3, 4, 5 एपीआरओ होते हैं, जैसा राज्य की मतलब स्थिति हो, जितना बड़ा हो या जितना छोटा उसके हिसाब से करते हैं। और हर जिले में एक डीआरओ होता है जो वो जाके देखता है कि जो मेंबरशिप बनी है ये सही बनी है या गलत बनी है, और उसको वो चेक करता है और तब उसके बाद वहाँ के लोगों से मिलके बाकायदे मीटिंग करके लिस्ट बनाता है पीसीसी डेलीगेट की। और जब ये पीसीसी डेलीगेट बन जाते हैं, जिसको एपीआरओ भी चेक करते हैं और पीआरओ चेक करते हैं, फिर पीआरओ फाइनल करके उसको सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को भेजते हैं। ये तो पूरा प्रोसेस हुआ यहाँ पर। ओंकार जी, मैं तो आपको बधाई दिलवा रही थी। आपकी जो दूसरी पार्टी है यहाँ पर बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन आज वैभव जी बधाई देंगे। बहुत बहुत बधाई हो ओंकार जी आपको कि धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन इसका अगला हिस्सा आपको हो सकता है पसंद ना आए, मैं थोड़ी सी राजनीति करूंगा आपकी इजाजत से। लेकिन देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने ही पार्टी के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, अपने ही पार्टी के इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग का एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है, जिसके अंदर मैं देश को दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस को अगर आप पावर में लेके आते हैं या कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि बनाते हैं, चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में या प्रदेश की सरकार में, तो आप समझ लें कि वो आपके घर में भी घर कैप्चरिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो उनके डीएनए में है। और मैं ओंकार भाई, आप मेरे से बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है, मैं आपके ऊपर राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं दूर से देखने वालों में से हूँ। मैं तमाशबीन हूँ इस समय, और मैं केवल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक तमाशबीन हूँ। मैं एक तमाशा देख रहा हूँ जो आप रच रहे हैं, और उस तमाशे में यदि ऐसे तमाशे में बात आए कि मदारी बंदर को नचा रहा हो और बंदर जोर से ठाके मार मार के नच रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये तो हंसी की बात है। इस पे तो अभी और बड़ी बड़ी मीम्स बननी चाहिए मेरे हिसाब से। वैभव जी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया को लेकर? अगर हम आपकी प्रक्रिया को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यहाँ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप तो संविधान का हवाला देते हैं, तब भी आपको नहीं लगता कि अध्यक्ष चुनने का ये तरीका थोड़ा ज्यादा तार्किक और समावेशी है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं रेशा जी। आप देखिए, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, भारत के संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के संविधान से लेना देना है, पहले तो ये देख लें। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल या जो भी कॉर्पोरेट, जो भी एक कार्य करने का तरीका, कंडक्ट जिसको कहते हैं, और ओंकार जी की हिंदी मेरे से बेहतर है, आपकी हिंदी शायद मेरे से बेहतर होगी, वो एक अपना कंडक्ट दर्शाते हैं जनता के बीच में, तो वो कंडक्ट जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, मेरा एक बड़ा दिली प्रश्न है जो मैं ओंकार भाई से पूछना चाहूंगा आपके जरिए, अगर आपकी इजाजत हो। वो भी आपको सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं। 9,000 कुछ डेलीगेट्स ने वोट किया जी, यानी कांग्रेस की टोटल मेंबरशिप कितनी हुई, एक डेलीगेट कितना लोग बोलता है? एक तो वो प्रश्न मेरा, वो मुझे पता नहीं है कि ओंकार भाई हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि उनके इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं और इतने दिनों से बात कर रहे हैं और पूरा पारदर्शिता से बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या कांग्रेस 100% देगी? क्योंकि जिस पार्टी के अंदर ही अपने वोटरों में विश्वास ना हो कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष को चुनने के लिए कोशिश करे, वो पार्टी देश में तो क्या विश्वास दिखाएगी?
चलिए, ओंकार जी से जो आपने सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब यहाँ पर ओंकार जी से लूंगी, क्योंकि दो और मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। दिनेश ठाकुर जी, पहला सवाल मेरा अब यहाँ पर आपसे है कि खड़गे जी गांधी परिवार की पसंद है, ये पूरी कांग्रेस जानती थी, पूरा देश जानता था। स्पष्ट संकेत होने के बावजूद थरूर को 1000 से अधिक वोट मिलने को आप किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को बधाई है कि उन्होंने लंबे समय बाद ही सही लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ाया और खड़गे जी देश उसके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये निर्वाचित हुए हैं, ये उसके लिए बधाई है कांग्रेस के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जिस तरह से खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लगता, हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि खड़गे जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि आज की तारीख में जिस तरह से वर्तमान सरकार चल रही है और वर्तमान सरकार में खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस कहाँ फिट बैठेगी, अभी हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि यूँ तो प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कौन सा निर्णय ले पाते थे। अब खड़गे जी के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस में किस तरह का निर्णय ले पाएंगे, कोई निर्णायक भूमिका में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और ये अच्छी बात है कि देश में इस समय दो बड़े दल हैं और कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरह से अब तक सब लोग कहते आए थे, अब तक सभी लोग ये कहते आए थे कि भाई कांग्रेस में जो है सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी बन गए और ये बन गए, ये सब ठप्पा हटाने का। दिनेश ठाकुर जी, माफी मांगूंगी, माफी चाहती हूँ आपसे। मेरा जो सवाल आपसे यहाँ पर था वो सवाल शायद आप ठीक से सुन नहीं पाए। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि खड़गे गांधी परिवार की पसंद है, ये पूरी कांग्रेस जानती थी, पूरा देश जानता था। स्पष्ट संकेत के बावजूद थरूर को 1000 से ज्यादा वोट मिले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखना, अब इसमें खड़गे जी के समर्थन में ज्यादा लोग रहे होंगे, ज्यादा वोट पड़े होंगे, तो इसमें देखने वाली बात तो ये नहीं है ना। देखने वाली बात ये क्या हम देखेंगे कि ये तो कांग्रेस में चुनाव हुआ है, दो नेता चुनाव लड़े हैं, एक को ज्यादा वोट पड़ने थे, एक को कम वोट पड़ने थे, खड़गे जी को ज्यादा वोट मिले हैं, तो इसमें उनके समर्थन में ज्यादा लोग रहे होंगे। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है या लेकिन शशि थरूर को भी यहाँ फिर कम नहीं आका जाना चाहिए ना, 1000 के आसपास वोट तो उनको भी मिल गए हैं। देवराज सिंह जी, करीब 2.5 दशक बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष चुनने का पुराना तरीका अपनाया है, इसे कैसे समझा जाए और इसके भावी संकेत क्या कुछ होंगे? देखिए, मैं इसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अच्छा कदम से मान रहा हूँ कि चुनाव हुए, क्योंकि पार्टियों में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है पार्टियों के अंदर नहीं है। हम सरकार, चुनाव, राजनीतिक जो भी होते हैं जी, वहाँ पर चुनाव होते हैं, हम हर 5 साल बाद लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी का न होना, सब मोस्टली पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के अंदर रहे तो लोकतंत्र और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, सफल रहेगा। इस प्रक्रिया में मैं जो कांग्रेस ने जो कदम उठाया है चुनाव के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, एक अच्छा कदम इसको मानता हूँ। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि इसका क्या परिणाम रहेगा, परिणाम अगर देखा जाए, अगर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे, मैं आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करूँगा, तो उसमें ज़्यादातर, और 70 के दशक के बाद की बात करूँगा, उस समय जो गांधी परिवार के जो लोग हैं, केवल कांग्रेस वहाँ तक सीमित रही है। और जब भी कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बना तो पार्टी संगठित नहीं हो पाती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये पार्टी एकजुट रहेगी, लीडरशिप को मानेगी नहीं मानेगी, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एक सफल प्रयोग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो किस साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है या वेस्ट, किस पार्ट से हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से कांग्रेस की जो जमीन है वो निकल रही है, तो उसको वो किस तरह से भर पाएंगे, उनकी जो लीडरशिप है, तो ये भी एक देखने के लिए एक हमारे सामने एक चैलेंज रहेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो किस तरह से
इस नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, यानी वहाँ के जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनको किस तरह से, उनका कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, उनकी लीडरशिप को वो लोग किस तरह से देखेंगे, उनसे लोग परिचित हैं। बहुत से अगर आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग होंगे संगठन के, तो वो बहुत सारी, क्योंकि नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में लोग सब दिल्ली आ रहे थे जी। तो दिल्ली में सभी का डायलॉग हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सभी जगह पूरा देश को संभालेंगे, तो अब उनके साथ सभी लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि खड़गे जी के हाथों में कप्तानी तो यहाँ पर आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टूटी हुई कांग्रेस है उसको जोड़ने पर अब उनको ध्यान देना होगा। उनको जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको इकट्ठा करने की जरूरत है। देवराज सिंह जी, जब भी कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष पद की बात होती है या उस परिवार के प्रभाव से पार्टी को मुक्त करने की बात होती है, तब यह कहा जाता है कि पार्टी को साधे रखना मुश्किल होगा। सीताराम केसरी सहित कई उदाहरण भी दिए जाते हैं। क्या इसे ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि परिवार के प्रभाव में ऐसा नेतृत्व विकसित ही नहीं हो सका जो स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सके? देखिए, कुछ सोसाइटी जो होती है वो ट्रेडिशनल होती है, और वो एक राज परिवार, एक आम पब्लिक में, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जी। एक व्यक्ति साधारण परिवार से आ रहा है और एक व्यक्ति की जो बैकग्राउंड है वो रॉयल फैमिली से है, तो पब्लिक उसको जो देती है, रिकॉग्नाइज जो करती है, चाहे वो कितना भी बड़ा आगे बढ़ जाए नीचे वाला, उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। जैसे ब्रिटिश की जो क्वीन थी, तो क्वीन के लिए लोगों के कितना प्रति श्रद्धा है, तो यही कारण है कि लोग उसमें आस्था, उसमें विश्वास करते हैं। यहाँ पर जो नया व्यक्ति आता है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ये मेरे से ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं इससे पीछे रह जाऊंगा। ये एक इंटरनल जो फैक्शनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, जो सबसे बड़ा कारण रहा कांग्रेस का। सबसे पहले जो कांग्रेस टूटी, जो लीडरशिप की वजह से ही टूटी, और ये इसी वजह से आता है कि कौन ज्यादा बैलेंसिंग, जब ये फैमिली जब रहता है तो वो बैलेंस डाउन हो जाते हैं, तो जो राइज करते हैं उन लोगों को वो उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इंटरनल फैक्शनल पॉलिटिक्स वो थोड़ा बैलेंस रहती है। लेकिन अगर कोई दूसरा आता है इस फैमिली से, तो उसमें जो और लोग हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ये लगने लगता है कि मैं भी इसमें दावेदार हूँ, मैं भी बराबर हूँ। तो उस समय वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के जो आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस है वो नहीं बना रहता है, और यही कारण रहा बहुत सारे। और राहुल गांधी तो साफ तौर पर आज ये कह चुके हैं कि खड़गे जी ही पार्टी में जो मेरी भी भूमिका है उसको तय करेंगे। विनेश ठाकुर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी पर अपनी पकड़ कायम करना, अपने फैसले मनवाना और राज्य इकाइयों पर नियंत्रण रखना होगा। उधर उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रकारांतर से गांधी परिवार की पकड़ पार्टी पर बनी रहे। क्या यह सब एक साथ संभव है? अपने चेहरे और विश्वसनीयता पर गांधी परिवार की अपेक्षाओं को लागू कर पाना खड़गे के लिए कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप देखते हैं? नो डाउट ये चुनौती तो बहुत बड़ी है ना, ये चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस में। वही मैं अभी पहले कह रहा था भाई, कांग्रेस में जो है हमारे समय पे तो अभी एक बार सीताराम केसरी साहब रहे हैं और अभी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। तो अब ये कह पाना कैसे उचित है कि भाई खड़गे जी उस पर अपनी कमांड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? उनको कांग्रेस से बता दो थोड़ा सा। अभी नहीं कह सकते ना इस बारे में। जी नहीं, उनका तो बता दो ना, उनका जब वो प्रेसिडेंट बनाए थे तो उनका क्या हाल हुआ था? हाँ नहीं, वो बताने की तो मैं तो उसी एक्सपीरियंस, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक बात है, आपकी बात सही। देखिए हमारा मानना ये है ना कि अभी नया चुनाव हुआ है, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अभी इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ कह पाएंगे। और अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल तो सरकार से दिया जा सकता है कि भाई प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस से लंबे समय तक काम किया है, और किस तरह से प्रधानमंत्री अपनी कमांड सरकार से कर पाए हैं। और ये तो खड़गे जी हैं, किस तरह से कांग्रेस पर अपनी कमांड कर पाएंगे। तो मैं तो इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम तो इतना जानते हैं। चलिए, आप कहने की स्थिति में नहीं है और इसका जवाब कांग्रेस से ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, खड़गे जी उत्तर प्रदेश में कितना प्रभावकारी रहेंगे? कार्यकर्ताओं से जुड़ना और जोड़ना उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी?
नहीं, मैं नहीं समझता कोई चुनौती रहेगी। और खड़गे जी कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनको किसी संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो अभी देवराज जी बता रहे थे, 70 के दशक से गांधी परिवार रहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो शायद उनको थोड़ा सा सुधार कर लें। 70 से 77 तक गांधी परिवार प्रेसिडेंट नहीं रहा। 70 में जो है जगजीवन राम जी हुए थे, जब कांग्रेस विभाजित हुई थी 69 में, तो 70 में जगजीवन राम जी हुए थे। उसके बाद 70 से 71 के बाद 72-74 में शंकर दयाल शर्मा हुए, 75-77 में JK बरुआ हुए और 77-78 में ब्रह्मानंद जी हुए। और 77 में फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ। तब 78 में इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा कांग्रेस बनाई, तब वो उसकी अध्यक्ष हुई और वो 5 साल चले। उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो फिर राजीव गांधी हुए। लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद 96 तक रहे। और 96 में जब सरकार गई तो उन्होंने पद छोड़ दिया, तो सीताराम केसरी जी बने। तो उसके बाद बीच में फिर वो चूंकि चला नहीं पाए तो कांग्रेस में असंतोष हुआ, तब सोनिया गांधी जी लाई गई और तब से सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी। लेकिन हर 5 साल से बाकायदे वो प्रक्रिया चलती थी, मेंबर बनाए जाते थे, PCC मेंबर होते थे, AICC मेंबर होते थे और वो PRO वगैरह जाते थे वहाँ पे और सर्वसम्मत से उनका चयन हो जाया करता था। ये बात होती थी, खाली इतनी सी बात थी। जहाँ तक रह गया गांधी परिवार की बात, तो हमारे अध्यक्ष ने जो अभी बने हैं, देखिए कोई भी अध्यक्ष बनता है तो पूर्व अध्यक्ष को संपर्क करता ही करता है, ये हमेशा से रही है। किसी भी दल में आप देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी में भी ले लीजिए, अगर अध्यक्ष पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी बना करते थे या मुरली मनोहर जोशी जी बना करते थे, तो कोई भी अध्यक्ष हो, लेकिन अटल जी और अडवाणी जी की महत्ता नहीं कम होती थी, वो अपनी पार्टी में असर रखते थे। ऐसे ही गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपना जरूर असर रखेंगे, क्योंकि अध्यक्ष कोई भी हो, कांग्रेस की शुरू से नियत रही है, जो भी अध्यक्ष हो, महात्मा गांधी नेता थे, नेहरू जी नेता थे, मौलाना आजाद नेता थे, सरदार पटेल थे, उनको कोई इग्नोर नहीं कर पाता था, उनकी बात को सुनता था। तो ये संगठन का तरीका होता है कि अगर कोई अध्यक्ष बन गया तो इसका मतलब नहीं कि पूर्व अध्यक्ष को किनारे कर दिया और काट दिया और ये कर दिया, ये सब नहीं करेंगे। ये सब करेंगे तो संगठन कैसे चलेगा? हमको सबको मिला के चलना है ना। तो सारी बातें लेते हुए हमें पूरा विश्वास है खड़गे साहब जब काम संभालेंगे, और संभाल ही लिया है उन्होंने, जब वो अपना काम शुरू करेंगे तो आप देखिएगा पूरी पारदर्शिता रहेगी। और राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो कभी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। बिल्कुल, आपको उम्मीद है कि खड़गे सब कुछ संभाल लेंगे, यानी कि कांग्रेस जहां जहां डूब रही है उसको उबार लेंगे। वैभव जी सर मुझे मौका दीजिए ना, बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। हमारे मित्र वैभव जी, आज आपका दिन है, माना आपका दिन है, लेकिन बाकी लोगों से बात करने दीजिए ना। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा शब्द होकर प्रेम से बात करें, आलोचना कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। सर हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े वाली डिबेट होती ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाली डिबेट नहीं होती है। आप लड़ाई झगड़ा कर भी रहे होंगे तो हम आपसे कहेंगे कि भैया लड़ाई झगड़ा ना करिए। जान रहा हूँ, तो वैभव जी को कह रहा हूँ जो बहुत विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सब विद्वान है सर, सब बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, सब विद्वान है। वैभव जी, खड़गे जी को जिस तरह से हमने सदन में देखा है, अब वो अध्यक्ष बन गए हैं, तो बीजेपी के लिए एक मजबूत विपक्ष की चुनौती मिलेगी। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए मैडम, मेरी दरखास्त रहेगी आपसे कि देखिए बीजेपी क्या है ना, मजबूत विपक्ष भी है और मजबूत पक्ष भी है जहाँ भी हम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो हमारी मजबूती की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए किसी को भी। अब जहाँ तक खड़गे जी का विपक्ष में सवाल रहे, उसमें मतलब हमने सबने पिछले 9 साल में हमने देखा है कि खड़गे जी की कोई खास रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट में रही नहीं है। उन्होंने ना तो कोई ड्राफ्ट कोई सबमिट किया, ना कोई बिल सबमिट किया, ना अपनी पार्टी से कोई वोट जिताए, ना कोई ऑपोजिशन किया। तो मुझे नहीं पता है क्या मजबूरी है किसकी, मुझे नहीं पता राजनीतिक मजबूरियां किसकी क्या है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपनी थाली में सेम लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, या किसी के उसके क्या कहते हैं उसको किसी के भड़काने से भड़क रहे हैं, या किसी के कहने से चुप बैठ रहे हैं, या मुझे अपने को नहीं पता। ये तो जो जिसका दल है वही जानेगा। लेकिन राजनीतिक प्रारूप में मैं आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने खिलाड़ी हैं क्रिकेट मैदान में। अब मैं क्रिकेट निकल जाता है, हम सबके दिल के पास है, पुराने खिलाड़ी हैं मैदान में और वो ऑलराउंडर है। तो मैं ये समझता हूँ कि
अब वो अपनी पार्टी को अंधकाल में से निकाल के प्रातः काल में या सायकाल में या मध्य काल में लेके जाते हैं, तो वो तो अपने को पता नहीं है। देखिए, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी भी ये मान रही है कि खड़गे जी जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि उनके पास इतना लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। देवराज सिंह जी, सर सुन लीजिए ना, दूसरों का भी नंबर आने दीजिए। देवराज सिंह जी, अब तक के कांग्रेस की बात करें तो वह महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली कही जाती है, जबकि जो विश्लेषक हैं वो इसे नेहरूवियन कांग्रेस कहते रहते हैं, जो कि साम्यवाद के करीब है। कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की ओर से नेहरूवियन कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जो कि सफल नहीं रही, लेकिन संकेत साफ था कि वह उसी धारा को स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस में विचारधारा को लेकर भ्रम क्यों है? क्या उन्हें गांधीवादी तरीके को लेकर अविश्वास है? आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, अभी जो राजनीतिक चेंजेज आ रहे हैं पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में, और जिस तरह से राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार बदल रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल पार्टीज बदल रही हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जी, जिनके जनाधार थे उन पार्टियों के जनाधार खत्म हो रहे हैं, दूसरी पार्टियां उनमें अपना स्थान बना रही हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये बदल रही हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो जनाधार था, जब गांधी का जनाधार था, पूरा था, जमीन से लेकर ऊपर तक था, यानी हम कह सकते हैं गाँव से लेकर पार्लियामेंट तक, हम केंद्र तक था। लेकिन गांधी के बाद भी जब हम देखते हैं कि कांग्रेस के, नेहरू जी के समय में भी हम अगर कांग्रेस के दौर से देखते हैं तो उसी तरह से था। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स में बदलाव आया, जिस तरह से राजनीति बदली, उससे जिस तरह से रीजनल पार्टीज आए और उनमें जो कंपटीशन बढ़ा, और जो उसके साथ ही साथ जो बहुत सारी इंसिडेंट घटी, जिसमें मैं बीजेपी का व्यवहार भी कहूँगा, बीजेपी भी आई, तो उसने ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस का जो आधार था सारा छूटता रहा और वो उस तरह चला गया। आज मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो कांग्रेस का अपना कोई आधार उत्तर प्रदेश में, कोई सामाजिक आधार नहीं बचा है। तो वो मुझे जहां तक लगता है कि अभी सेनापति बदले हैं, सेनापति चेंज हो रहे, और लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी अगर कांग्रेस को करनी है तो बहुत तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज जो कंपटीशन है वो बहुत जमीनी से जुड़ा हुआ, और आज राजनीतिक बदलाव भी बहुत बदल रहे हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या है और राजनीतिक दलों में किस तरह का कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में अपने को बनाए रखना ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अभी जो बदलाव आ रहा है वो कैसा होगा तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो आधार है, आज के जो आधार है, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, यूपी की आपने बात की ओंकार जी, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस के रिवाइवल का कोई भविष्य है? देखिए, भविष्य तो है, और अगर भविष्य आदमी नहीं देखेगा तो फिर वो आदमी कर्मठ नहीं है। कभी निराश नहीं होना चाहिए, न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, तो काम करते रहना चाहिए। और जो समाज इस समय बना हुआ है, जो जाति में और धर्म में विभक्त है, हम उसको तोड़ेंगे। हम उसको तोड़ के हम एक समाज ऐसा लाएंगे जो समस्याओं पर बात करे, जो मूल समस्याएं भारत की हैं उन पर बात करें, उनको हम कैसे दूर करें, हमारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए। और उसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और हम लगाने के लिए तैयार हैं जगह जगह। इसीलिए हमारे यहाँ अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको अलग अलग डिवीजन दिए गए हैं, ताकि वो रीजन में जाके लोगों से मिले जुले, और जब सबसे बातचीत करेंगे और सबको चीजों को बताएंगे तो लोग समझेंगे इस चीज को, यहाँ क्या आवश्यकता है। अभी हाल ही में आपने देखा 40 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे, कितनी दुर्व्यवस्था थी, उन बच्चों का कितना परेशानी हुई। रोज सरकार कहती है मैंने ये क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी बना दी, मैंने ये यूनिट बना दी, इससे इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी आप देखते 40 लाख बच्चे चारों तरफ दर्द ठोकर खा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमें समझाना है कि आप इस तरफ आओ, आप इस तरफ से प्रयास करो कि किस तरह से विकास हो इस प्रदेश का। महंगाई और बीजेपी को घेरने के अलावा कोई और मुद्दा उठाएंगे आप ओंकार जी? जी, कोई और स्ट्रेटजी है आपकी? अब वो स्ट्रेटजी तो हम बनाएंगे, स्ट्रेटजी यहाँ बताने से क्या बनाएंगे वही तो पूछ रहे हैं। सामने दिखेगी, वो सामने जब दिखेगी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम इसका जवाब वैभव जी से ले लेते हैं। वैभव जी, मेन मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि किसी तरह से बच्चों को नौकरी मिले और महंगाई पर कंट्रोल हो। अगर महंगाई नहीं कंट्रोल होगी तो विकास संभव नहीं हो सकता।
और विकास के लिए महंगाई का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो हमारी ये दो मुख्य चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर सरकारें करती रहती हैं, लेकिन इकबाल जब खत्म हो जाता है तो कोई चीज हो नहीं पाती, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं आप देख रहे हैं। चलिए वैभव जी को बोलने का मौका दे दीजिए, ओंकार जी मौका दे दीजिए उनको भी बोलने का। देखिए रेशु जी, ओमकार जी को मेरा शत नमन है और सम्मान है, प्रेम है। और ओमकार जी ने अब ऐसा है कि उनकी गलती नहीं है कि उनकी पार्टी ने पहले तो इलेक्शंस को इतना ज्यादा पब्लिक स्पेस में रख दिया कि सब लोग उसी के बारे में बात करने लग गए, सब बातें चला रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे इतनी ज्यादा लाइट आ जाएगी तो फिर उस पे घुमाव और जलेबी की बातें भी होने लगेंगी, उस पे राजनीति भी होने लगेगी। और जो अच्छाई जहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे लोकतंत्र का हरण करके उसको पूरा का पूरा मटिया मेज कर दिया। अब आज की तारीख में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की तस्वीरें सद्दाम हुसैन की तस्वीरों के साथ जोड़ी जा रही हैं। अब भाई साहब ये आप कुछ भी कह लो, पब्लिक डोमेन में तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो मतलब अब इसमें मतलब अपन कांग्रेस, अच्छा दूसरी जगह ओमकार जी जैसे नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए, इनको राज्यसभा में जाना चाहिए, पॉलिसी की बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगली बार यदि मल्लिकार्जुन इस बार जेल नहीं गए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, सीताराम केसरी जेल चले गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो देखिए, तो इसमें मैं ओंकार जी आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपके सम्मान में कमी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक कटाक्ष कर रहा हूं, तो इसमें बुरा मत मानिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके अध्यक्ष इस समय, चलिए बहुत अच्छी बात है, कटाक्ष जो है वैभव जी वो भी आप सम्मान के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। विनेश ठाकुर जी, मैं विनेश ठाकुर जी के पास जाना चाहती हूँ जरा। विनेश ठाकुर जी, कांग्रेस की मजबूती स्थानीय इकाइयों से रही है, वहां तक कांग्रेस को पुनर्जीवित करना खड़गे जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। खड़गे जी की कर्नाटक के बाहर कोई विशेष छाप नहीं है, वोट के लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर भारत में कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। 80 साल के खड़गे जी यह सब सहजता से कर ले जाएंगे? नहीं, वो पुराने एक्सपीरियंस, उनको इतना एक्सपीरियंस है राजनीति में, वो राजनीति में मजबूती से खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने बाधा आएंगी तो हवा। देखो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है और बड़े पदों में बैठे रहते हैं। खड़गे जी तो ऐसे मजबूत नेता हैं, हमने उनको हाउस में सुना है, वैसे भी सुनते हैं उनके बारे में। खड़गे जी नेटवर्क नेता है, बड़े नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खड़गे जी के हाथ में कितनी मजबूती रहेगी, वो किस तरह से, कप्तान तो बनाए दिए गए, लेकिन वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना मैडम, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी आज की तारीख में हो रहा है, अभी तो आगे भविष्य में वो कौन सी रणनीति बनाएंगे, वो उत्तरी क्षेत्र में कौन सी रणनीति बनाएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी रणनीति बनाएंगे, तो उनकी रणनीति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस में उनके नेतृत्व में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी है। बिल्कुल, बीजेपी मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़ी हुई है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को एकजुट करना अब खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। प्रोफेसर देवराज सिंह, अगला सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर कि खड़गे के लिए कौन सी विचारधारा को आधार बनाकर बढ़ना उचित रहेगा, जो कि समावेशी हो और लोगों को उनके नेतृत्व में अपनी भावना की कांग्रेस दिखाई दे? देखिए, खड़गे साहब को जो अपनी अप्रोच लेनी होगी, क्योंकि कांग्रेस की पहली अप्रोच रही है वो सभी को लेके चलने की रही है, लेकिन विश्वास कैसे जीता जाए, जो लोग थे तो उनको कैसे दोबारा विश्वास में लाया जाए, प्रश्न ये है। क्योंकि वो लोग जो थे उनको ही पाने की कोशिश है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो जमीन पर जाकर काम करना होगा। क्योंकि जो संगठन है पार्टी का, जो पहले कांग्रेस होती थी, वो संगठन आज देखने को नहीं मिल रहा है जी। तो उस संगठन, कोई भी पार्टी होती है, अपने संगठन सबसे पहले मजबूत करे, उसके लिए एक चैलेंज है, और फिर लोगों में वो विश्वास जिताए, जो लोग उसके साथ थे उनको अपनी तरफ लाए। तो ये उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के अंतर्गत लाना होगा, और इसमें लाने के लिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हर पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है,
और यहाँ अगर हम देखते हैं कि बहुत से स्टेटों में कांग्रेस के पास अब बचा नहीं है, और कांग्रेस की जगह अब सभी जगह बीजेपी लेती जा रही है जी। जो राष्ट्रीय दल होता था। एक और चेंज आपको देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो और ये रहेगा अभी, जहां तक मैं ऑब्जर्व करता हूं कि केंद्र में नेशनल पार्टी एक ही रूल करेगी, लेकिन रीजनल पार्टियां रहेंगी। उसका जो चैलेंज है वो रीजनल पार्टियों से रहेगा। तो कांग्रेस की जगह जिस तरह से बीजेपी आई, तो बीजेपी अब कितने समय तक अपना पोजीशन बनाए रखेगी, और जब तक कांग्रेस कितना अपना आधार फिर बनाने की कोशिश करेगी, तो इसमें जो टाइम लगेगा उसके हिसाब से अभी आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये वो भी इस तरह का आज के समय में जो कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज में है, हर जाति के हर कम्युनिटी के लिए कोई भी मुद्दा अब ऐसा नहीं है कि अछूता हो। पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी अनटचेबल होती थी और उन मुद्दों को नहीं उठाती थी कि ये मुद्दा नहीं उठाना है। अब उन सारे मुद्दों को लेकर वो चल रही हैं। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये एक बड़ा बदलाव है, और इसको हम पॉजिटिव ही हम लेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सभी को लेकर ही चलना होगा। तो हर पार्टी आज पार्टी कोई ये नहीं कह रही है कि हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं। कोई भी पार्टी को आप नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसमें अब जो लोग जा चुके हैं उनको, अब अदर पार्टी की बात करें तो उनके पास तो आधार है ना, वोट है ना, और कोई समाज जुड़ा हुआ, कोई जाति जुड़ी है, कोई जुड़ा हुआ, हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कांग्रेस थोड़ी पीछे पिछड़ रही है, क्योंकि उसके पास पहले ये सभी था जो जन की कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, इसका जवाब ले लेते हैं ओंकार जी। उसे पाने के लिए कांग्रेस को अब कार्य करना होगा, अपना संगठन मजबूत करना होगा, अपने लोगों के साथ संवाद करना होगा। देखिए, मैं देवराज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा संगठन वाकई में कमजोर हुआ, और उस संगठन को मजबूत करने का जिम्मा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया। हमें पूरा विश्वास है कि हम संगठन को अपने मजबूत करेंगे। इसलिए चाहे हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े, गांव-गांव जाना पड़े, जमीन पर उतरना पड़े, और हम संगठन को मजबूत करें। ये ओंकार जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर कि अगर कोई गलती है तो इंसान को स्वीकार करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज है कांग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, हम मानते हैं हमारा संगठन कमजोर न होता तो हम हारते कैसे चुनाव। अगर हम ये कहें हमारा संगठन बहुत मजबूत है तो हम चुनाव कैसे हार जाते। चुनाव हम इसीलिए हारे कि हमारा संगठन कमजोर हुआ। और लेकिन आज हम अपने संगठन को फिर से मजबूत करने का बेड़ा उठा रहे हैं, और जिस तरह से हम मेहनत करेंगे, आप देखिएगा कुछ दिनों में नतीजे सामने आएंगे जी। क्योंकि नतीजे सामने आने के बाद ही आदमी बता सकता है। अभी क्या बताएगा, अभी तो जो आप लोग कहेंगे उसको मानेंगे। बिल्कुल, नतीजों का इंतजार सबको रहेगा। विनेश ठाकुर जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक भूमिका भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। इससे उनका संकेत है कि कांग्रेस के नेता खड़गे के फैसलों को गंभीरता से लें और उसका सम्मान करें। इसका विश्लेषण किस तरीके से आप करेंगे? हम तो ये नहीं जान पा रहे कि आज वो अध्यक्ष बने हैं, अभी हम कोई निर्णय बता दें ना, उन्होंने कोई घोषणा की है इस तरह की। ये तो अध्यक्ष का ये तो खुद के कार्यकर्ता, आज राहुल गांधी भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, और खड़गे जी के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात कही है, उसको लेकर तो आप जवाब देंगे ना? बात कही है, ये बात सही है, आपकी बात कही है उन्होंने, लेकिन वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो आगे का समय बताएगा ना, आने वाला समय बताएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों बड़ी पार्टियां खड़ी हैं किसी तरह से, ताकि कंपटीटर तो रहे कम से कम। आज की तारीख में केवल एक पार्टी राजनीति कर रही है, और ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनका संगठन कमजोर है। अब तक ये परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद से लोग धसे हुए थे, अब ये जातिवाद से नाराज होते हैं। आज की तारीख में देश भर में जातिवाद की राजनीति होती है, और खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस बारे में ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि भाई इसमें खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे उनको नॉमिनेट किया गया, वो वरिष्ठ भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाति आधारित बात भी आती है। अब जाति आधारित बात में अगर वो मजबूती से खड़े हो पाएंगे, राहुल गांधी कुछ कहेंगे, अगर मान लिया वो कहते हैं कि भाई खड़गे जी कहते हैं कि भाई हमें जो सबको साथ लेकर के चलना है, तो सबको साथ जोड़ते हुए चलेंगे तो सबको टिकट देना पड़ेगा, सारे प्रत्याशी बनाने पड़ेंगे जातियों के। हमने कई बार देखा है, कई मीटिंगों में देखा है कि भाई उसमें कहते कि नहीं भाई कांग्रेस जो है जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। अब उसके अंदर की बात कुछ और होती है, बाहर की बात कुछ और होती है। अब राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा ना इस बारे में। हम तो बड़े मुद्दे में बड़ा मुद्दा आपने रख दिया कि भाई इसके बारे में बताओ आगे क्या कहेंगे हम।
हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? मैं तो समझता नहीं कि भाई ये यहाँ बैठ करके हम लोग कुछ बात कह दे, कोई निर्णय लेके, हम निर्णय लेने की स्थिति में कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप भी नहीं है, ये तो केवल आंकड़ेबाजी का खेल है। आंकड़ेबाजी कर सकते हैं कि राहुल गांधी इनके नेतृत्व में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, जब करेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो सवाल है ना, अभी फिर आपसे सवाल पूछे कि ना पूछे, आप यही बता दीजिए। सवाल पूछना ठीक बात है, हाँ। लेकिन हम ये लेकिन आप किसी भी सवाल का ठीक से जवाब ही नहीं देना चाह रहे, तो क्या सवाल पूछिए, आप ही बता दीजिए। बात ठीक है सर, आप ही बता दीजिए, सवाल भी आप ही बता दीजिए, वही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। सवाल भी आप ही बता दीजिए ठाकुर जी। सवाल तो आपका है, आप सर मेरे सवालों को तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना। अब हम भी ऐसे कह दें, कुछ भी कह दें कि भाई राहुल गांधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? देवराज सिंह जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे राहुल गांधी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है? देखिए, ये बात सही है कि दिल दिखाया है। दिल दिखाने की बात ये आ रही है कि जनता के अंदर ये बना हुआ है एक परिवार की पार्टी है, तो उस परिवार का जो टच है उसे राहुल गांधी जी क्लियर करना चाह रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो गेम है वो दिखता है क्योंकि राहुल गांधी जी का कद खड़गे जी से बड़ा है, और राहुल गांधी जी सलाहकार के जो एक गाइड के रूप में राहुल गांधी जी रहेंगे। तो ये क्योंकि पहले वो नया नहीं है कि कोई व्यक्ति जो पहले सारा चीज़ें देख रहा है और उस दूसरे व्यक्ति को जब हम दे रहे हैं तो कमांड किसके पास होगी, वो तो वही हो गया ना कि जैसे मैं किसी का स्टूडेंट हूँ और वो मुझे बना देते हैं उसके लिए पूरा जिम्मेदारी, तो मैं तो उनकी मानूंगा ना, गुरुजी का जो भी आदेश होगा वही करूंगा आज की डेट में भी। तो ये इस तरह के थोड़ा ये रहेगा क्योंकि परिवार का भी है। राहुल गांधी जी उस डायनेस्टी से आते हैं और राहुल गांधी जी को मतलब ये माना जाए कि रिमोट जो है, मतलब ये माना जाए कि रिमोट जो है वो गांधी परिवार के हाथों में होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ऐसा भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो फुल कमांड दें उन्हें, लेकिन मैं ये आगे की बात है जब वो डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से फ्री है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उनके ऊपर दबाव है। तो ये दोनों चीजें राहुल गांधी जी देखेंगे। जिस तरह से बड़ा दिल वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक जिस तरह से डेमोक्रेटिक 20-25 साल बाद जो चुनाव हुआ है, तो वो उसको हम जो देख रहे हैं एक पॉजिटिव उसमें ही हम इसको देखना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो पार्टी के अंदर जो खत्म हो रही है राजनीतिक दलों के अंदर, वो एक शुरुआत हो रही है। अच्छा है, मैं इसको एक अच्छे उसकी तरह देख रहा हूं। ओंकार जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। ओंकार जी, देखिए देवराज जी, आपको शायद याद होगा राहुल जी से इस यात्रा के दौरान किसी ने सवाल किया था कि क्या जब ये दोनों लोगों में से कोई बनेगा तो रिमोट आपके हाथ में रहेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप उम्मीद करते हैं ये दोनों में से कोई ऐसा नेता है जो रिमोट कंट्रोल से चल सके। ये उनका जवाब था और ये सच जवाब है। जो आदमी 9 बार एमएलए रहा हो और मिनिस्टर रहा हो, स्टेट में लीडर अपोजिशन रहा हो, उसके बाद वो क्या कहते हैं 2 बार लोकसभा का मेंबर रहा हो, भारत सरकार का मंत्री रहा हो, नेता लोकसभा में रहा हो कांग्रेस दल का, और राज्यसभा में जब आया तो राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हुए, वो वहां पे नेता रहे, तो वो सलाह तो ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि रिमोट कंट्रोल से कोई आदमी चले तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जो जमीन से उसके आता है, उसकी अपनी भी कुछ विचारधाराएं होती हैं और उसको किसी न किसी तरीके से लागू करा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी सलाह नहीं दी जाएगी या वो सलाह नहीं देंगे या कुछ उनके फैसलों पर वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना वो मानेंगे ये आने वाला समय बताएगा। वैभव जी की राय भी बहुत जरूरी है। वैभव जी, हमारे राहुल गांधी जी नेता हैं, सोनिया गांधी जी नेता हैं, उनकी राय अवश्य वो देंगे, लेकिन वो भी समझाएंगे कि कौन सी राय सही है कौन सी नहीं। फिर देखिए होता क्या है, वैभव जी की राय भी बहुत जरूरी है। ओंकार जी, वैभव जी को भी सुन लेते हैं। एक सेकंड लूंगा। देखिए होता क्या है कि जब कोई प्रेसिडेंट होता है तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो उसके सामने नहीं आ पाती हैं या वो समझ नहीं पाते हैं। यही उनकी सफलता और यही उनकी विफलता का कारण होता है हर पार्टी के अंदर। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट अलग हो जाता है तो उससे कुछ कमियां दिखने लगती हैं जो उस समय जब प्रेसिडेंट था तो नहीं दिखती। तो ये जो वो जब तब सलाह देगा तो बड़ी सही सलाह देता है। तो इसलिए आप इसको मान के चलिए कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और हमारे आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो वैभव जी को सुन लेते हैं। जी बिल्कुल सुनिए। ओंकार जी, ऐसा है कि अब आपने राजनीतिक उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक विश्लेषण कर ही दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ
उनके राजनीति में उन्होंने क्या क्या किया। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के सारे ही नेता जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो दागी हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है, पहले आपके उपाध्यक्ष बेल पे, आपकी अध्यक्षा बेल पे, अब आपके जो नए प्रेसिडेंट है वो भी बेल पे। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता आप चाहते क्या हैं। अब आपको पता है कि सन 1980 में मल्लिकार्जुन जी जब कर्नाटका में रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उनपे कितना संगीन आरोप है, उनपे आरोप है 50,000 करोड़ का गबन करने का। आप समझदारी भाई साहब, आप तो ऐसी प्रेम से बात करते हैं। अमित शाह पे आरोप नहीं था, अमित शाह पे आरोप नहीं था, उनको तो शायद जिला चलो विषय को आप लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, विषय को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का आरोप नहीं था? इस तरह के आरोप से आपने मुंजी बना दिया। अरे भाई, फैसला तो आने दीजिए मेरे मित्र। आप बिना फैसला आए हमको आप अपराधी बना देते हैं और आप होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। जब आरोप था तभी भी होम मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे। तो इसलिए इस तरह की बात मत कीजिए, कुछ तरीके की बात कीजिए तो अच्छा लगता है। इस तरह की बात। सर, रामायण के साथ आप लोगों ने डिबेट शुरू करी है, महाभारत के साथ क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं? इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई आरोप तो आपके यहाँ भी लगे हैं लोगों पे। आपके आरोप नहीं लगे आपके यहाँ? आपके यहाँ सब पे आरोप लगे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर किसकी क्या थे? अच्छा जी के ऊपर आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? अलग बात है। तो आरोप किसके ऊपर नहीं लगे भाई? आरोप के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाए तब वो अपराधी होता है। और आप हमारे यहाँ आरोप पे अपराधी बना देते हैं, अपने आरोपी को कहते हैं नहीं हमारा आरोपी तो निरपराध है। ये गलत बात है, ये नहीं हो रहा है राजनीति में हमेशा। चलिए, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिल गया है और 137 साल के इतिहास में दूसरी बार एक दलित पार्टी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। खड़गे 7,897 वोट लेकर चुनाव जीत गए हैं। और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।